हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स। कैसे हो आप। मैं आत्माराम सैनी आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। कल हमने वीडियो जो हमारा कल का वीडियो था वो इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स का थर्ड पार्ट था और आज हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट की, यानी भाग नंबर 4 आय के परिचय का। कल हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ इनकम और उसके मैंने 5 प्रकार बताए थे। टाइप्स ऑफ इनकम जो थी वो थी 5 प्रकार की। उसमें से मैंने आपको 3 बताए थे और वो अच्छे से मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया। उनसे संबंधित यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हो। मेरे फ़ोन नंबर वीडियो में रहते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पूरा देखिए। जो भी कुछ आपके सामने समस्याएं हो वो समस्याएं भी मुझे बताइए। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स का जो फोर्थ पार्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इनकम का फोर्थ पार्ट। और वो फोर्थ पार्ट है जो सोर्स ऑफ इनकम का फोर्थ पार्ट है, यानी चौथा जो प्रकार है, मतलब कहाँ से इनकम होगी, चौथे प्रकार में कौन सी इनकम आएगी, वो है कैपिटल गेन, पूंजी लाभ। कैपिटल गेन, पूंजी लाभ। अब पूंजी लाभ क्या होती है? पूंजी लाभ वह है जो आपकी मकान संपत्ति है उसको बेचने से, यानी मकान संपत्ति को किराए से उठाते हो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन जाती है। और ये कैपिटलाइज एसेट्स हैं, यानी पूंजीगत संपत्तियां हैं। यदि पूंजीगत संपत्ति को आप किराए पर उठाओगे तो आपका रेंट हो जाएगा। और इन्हीं पूंजीगत संपत्तियों को यदि आप बेचते हो, यानी सेल करते हो या परचेज करते हो, तो ये आपकी कैपिटलाइजेशन एसेट्स है, यानी कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ। इसके अंदर आपके पास आएंगे, आपकी यदि कोई भूमि है, लैंड है आपके पास, वो कोई प्लॉट है, वो आपकी बिल्डिंग है वो आएगी, आपकी ज्वेलरी है वो इसमें आएगी। शहर की यदि कोई भूमि है, अर्बन लैंड, रूरल लैंड नहीं, अर्बन लैंड, वो आपकी पूंजीगत एसेट्स है, कैपिटलाइजेशन एसेट्स है। या आपके पास शेयर हैं, बॉन्ड्स हैं, ये सब आपकी क्या कैपिटलाइजेशन एसेट्स हैं। और इनको बेचने से, इनको सेल करने से जो इनकम होती है वो इनकम कैपिटल गेन कहलाती है, या कैपिटल गेन प्रॉफिट भी, कैपिटल प्रॉफिट भी बोल सकते हो आप। ठीक है। अब कैपिटल गेन है वो, उसके जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं। एक होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है यदि हम कैपिटलाइजेशन एसेट्स की बात करते हैं, जैसे भूमि, भवन, ज्वेलरी, इन सब की बात करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कब बनती है? यदि किसी करदाता के पास या असेसर के पास वो एसेट्स 36 मंथ तक रहती है और आफ्टर 36 मंथ के बाद यदि वो उसे सेल कर देता है तो वो आपकी कैपिटलाइजेशन एसेट्स है, वो आपकी रह जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। और यदि वो एसेट्स उसके पास 36 मंथ से कम रहती है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। इसी प्रकार शेयर्स या बॉन्ड है, शेयर या बॉन्ड है किसी करदाता के पास, एसेसर के पास, यदि वो 12 मंथ से ज़्यादा रहती है, यानी उसके पास
आफ्टर 12 मंथ है। आफ्टर 12 मंथ के बाद वो यदि वो सेल करता है किसको, शेयर्स और बॉन्ड को, किसे, शेयर्स और बॉन्ड को, यदि वो 12 महीने के बाद सेल करता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, और यदि 12 महीने से पहले उसको सेल कर देता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। इसमें बहुत सी डिडक्शन भी हमें देनी होती है, ठीक है, वो डिडक्शन हम आगे बात करेंगे उनकी। अभी तो सोर्स ऑफ इनकम के चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो 5वां प्रकार है, टाइप से वो 5 नंबर है, वो रहेगा आपका अदर सोर्स, अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब अदर सोर्स में क्या आता है आपके पास, कमीशन आता है। कमीशन, कौन सा कमीशन, जैसे एक आप बीमा एजेंट हो और आपको कमीशन मिल रहा है तो वो इसके अंदर आएगा। डिविडेंड, यदि आपको डिविडेंड मिल रहा है, किसी भी कंपनी का डिविडेंड यदि आपको मिल रहा है तो वो इसके अंदर आएगा। डिविडेंड में दो बातें हैं, यदि डिविडेंड आपको फॉरेन जो कंपनी है उसका मिलता है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल, और यदि डोमेस्टिक कंपनियां, घरेलू कंपनियां हैं यानी भारत की कंपनियां हैं, उसका 10 लाख तक यानी 10 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, और आफ्टर 10 लाख जितना ज़्यादा होगा वो टैक्सेबल। फिर इसके बाद इसमें आती है आपके पास इंटरेस्ट, यदि आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपकी इनकम है। पोस्ट ऑफिस में यदि आप पैसा जमा करा रखे हैं, वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आपकी इनकम है। फिर एक आती है इसमें कैजुअल इनकम, आकस्मिक आय, जिस आय की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं वो हमें मिल जाती है। और कल्पना करने की बात ये नहीं कि हमने सोचा ही नहीं और वो मिलेगी नहीं, कल्पना से मतलब है कि हम ये नहीं कह सकते कि हम उसे जीतेंगे, हमने वहाँ इन्वेस्ट तो कर रखा है। जैसे लॉटरी है, लॉटरी का आपने टिकट खरीदा, ठीक है, तो आप कल्पना थोड़ी कर सकते हो, मतलब आप एक ये कल्पना ये कर सकते हो कि मैं लॉटरी जीत जाऊंगा, निश्चित नहीं है ना, अनिश्चित है, पता नहीं कब आपकी लॉटरी लग जाए। और लॉटरी लगने के बाद जो पैसा आपको मिलेगा वो टैक्सेबल है, और लॉटरी पे जो टैक्स लगता है वो 30% लगता है, ठीक है। इसी प्रकार से लॉटरी के बाद आती है कैमल रेस, घुड़दौड़। जो व्यक्ति घोड़े रखता है और उस व्यक्ति का पर्पज़ है, उद्देश्य है कि मैं घोड़ों को सिर्फ दौड़ के काम में लूँगा, उसने एक बिज़नेस बना रखा है, घोड़ों को दौड़ के काम में लेता है। यानी रेस के लिए यदि आप घोड़े रख रहे हो और मैं आता हूँ, मुझे रेस के लिए घोड़ा चाहिए, मैं वहाँ से लूँगा और रेस में लगा दूँगा, वहाँ से यदि मैं रेस जीतता हूँ तो वो मेरी इनकम है। वो जो घोड़े मुझे दे रहा है वो अदर सोर्स में नहीं आएगा, वो तो क्या कर रहा है, एक बिजनेस कर रहा है, उसकी जो इनकम हो रही है, मैं उसको जो उससे वो घोड़ा किराए पे लिया हूँ 10,000 5,000 रुपये में, तो वो मैं उसको दूंगा तो वो उसकी इनकम, वो एक बिजनेस कर रहा है, न कि अदर सोर्स, अन्य साधनों की आय नहीं है वो। मैंने उससे घोड़े लिए और मैं रेस में दौड़ कर रहा हूँ और मैं वहाँ जीत जाता हूँ और मुझे जो इनकम मिलती है वह अदर सोर्स में चली जाती है। कैमल रेस, किसी भी प्रकार के गेम, चाहे क्रिकेट हो, चाहे ताश के खेल हो, चाहे सट्टे हो, ये सब कैजुअल इनकम है। और जो कसीने होते हैं, कसीना, उसमें जो गेम खेले जाते हैं ना स्टिक से, और एक वो ऐसे चक्री वाला गेम होता है, वो सब गेम है, और उनसे जो इनकम हमें होगी वो अदर सोर्स में चली जाएगी। आप लॉटरी की टिकटें बेच रहे हो और आपको कमीशन मिल रहा है तो वो आपका अदर सोर्स है। आप कॉलेज में लेक्चरर हो, वहाँ से आपको सैलरी मिल रही है तो वो सैलरी चली जाएगी किस में, सैलरी हेड में। लेकिन आप कॉलेज के लेक्चरर हो और आप कॉपियाँ चेक कर रहे हो, यानी रिवैल्यूएशन का काम करते हो, रिवैल्यूएशन फॉर कॉपीज़, वहाँ से आपको जो कमीशन मिल रहा है वो कमीशन कहाँ रहेगा, वो कमीशन रहेगा आपका अदर सोर्स में। इस प्रकार, और बाकी ये सब चैप्टर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, कि टॉपिक को उठाएंगे
अभी इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स चल रहा है तो उसमें इतना ही बताएंगे आपको, ठीक है। ये थे अपने सोर्स। अब बात करते हैं टैक्स पेयर की, यानी टैक्स कौन पे करेगा। टैक्स पे करेगा करदाता, असेसर। जो असेसर होगा वो टैक्स पे करेगा, ठीक है। असेसर है वो टैक्स पे करेगा। इससे पहले थोड़ा एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि रिलेशनशिप, यानी जो संबंध है, रिलेशनशिप मेन चीज़ होती है इनकम टैक्स में। रिलेशनशिप की एक सैलरी, एक करदाता है जो सैलरी ले रहा है, वो किस किस को अपनी सैलरी में ऐड कर सकता है, यानी उसकी जो सैलरी है उस सैलरी पर कौन कौन डिपेंडेंट रहेगा और कौन उसकी सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। यानी कि यदि वो उन पर खर्चा करता तो वो टैक्स फ्री होता है, ठीक है। तो इसमें पति और पत्नी, ये रिलेशनशिप है। पति और पत्नी, उसके बच्चे, लड़का या लड़की, उसके माता या पिता, किसके, उस करदाता के, उस व्यक्ति के, उसकी बहन और भाई जो उस पर आश्रित है, या फिर और कोई पर्सन जो उस व्यक्ति पर आश्रित है। तो ये है रिलेशनशिप, ये संबंध। ये इनकम टैक्स में इनके ऊपर यदि जो करदाता जो भी कुछ खर्चा करता है, जैसे इनके लिए इंश्योरेंस करवाता है, मेडिकल्स एक्सपेंसेस है, या और भी जो कोई एक्सपेंस है, ट्रेवल एक्सपेंसेस है, या आप ये पिकनिक जो है, मनोरंजन एक्सपेंसेस, ये सब इन पे यदि करता है तो वो इसमें लेस या ऐड जो भी होगा वो इसमें होगा। ये रिलेशनशिप में आती है। अब बात करते हैं हम पर्सन की, व्यक्ति। व्यक्ति कौन होता है, हम किसको व्यक्ति मान सकते हैं। रिलेशनशिप हमने पढ़ी, फिर बात करेंगे हम पर्सन की कि कौन व्यक्ति है जो पर्सन है, कौन व्यक्ति है जो टैक्स पे करेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस इनकम टैक्स में ये जो पर्सन है इनको ही शामिल किया जाएगा जो टैक्स पे करेंगे। हम बात करते हैं एक व्यक्ति की, यानी एक इंडिविजुअल पर्सन की, एक इंडिविजुअल पर्सन की जो क्या है, एक व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति में एक पागल व्यक्ति भी आ सकता है, एक अवयस्क भी आ सकता है, एवं स्त्री या पुरुष भी आ सकता है, या फिर जैसे राम, सीता, गीता, ये सब व्यक्ति है। व्यक्ति में कौन आएगा, व्यक्ति में आएगा एक पागल, अवयस्क, पुरुष, स्त्री, गीता, सीता, राम, जो भी है ये सब व्यक्ति है। फिर हम नेक्स्ट जो व्यक्ति की बात करेंगे, नेक्स्ट जो पर्सन है, नेक्स्ट पर्सन कौन सा होगा, वो होगा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार। हिंदू अविभाजित परिवार, जिस परिवार का अभी तक विभाजन नहीं हुआ है वो परिवार संगठन में है और उसमें एक मुखिया है और उस मुखिया पे ही कर लगाया जाएगा। उस पूरे परिवार की जो भी इनकम है उस पर टैक्स लगाया जाएगा और वो इनकम पूरे मुखिया में जोड़ी जाएगी जो उसका मेन पर्सन है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन कौन सा रहेगा आपका। नेक्स्ट पर्सन रहेगा आपकी एक कंपनी। एक कंपनी है वो भी आपकी क्या, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति कौन है, एक कंपनी भी एक व्यक्ति है, क्योंकि हम कहते हैं कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व अपने मालिक से नहीं होता, अपने मालिक से अलग होता है। जो बनाई जाती है प्राकृतिक नहीं है, उससे बनाई जाती है, आर्टिफिशियल है वो, ठीक है। नेक्स्ट एक फ्रम में हम 5-4 लोग मिलके, 3 या 4 व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जिसको हम साझेदारी बोलते हैं, तो वो साझेदारी एक फ्रम है। वो फ्रम भी आपकी क्या रहेगी, एक पर्सन रहेगी। नेक्स्ट जो पर्सन है वो क्या रहेगा आपका, नेक्स्ट पर्सन आपका रहेगा
व्यक्तियों का समुदाय, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का एक समुदाय, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर किसी एक संस्था को चलाते हैं, सहकारी समितियाँ, क्लब्स, इनको जो चला रहे हैं वो सब क्या है, एक समिति है। फिर नेक्स्ट आपका रहेगा स्थानीय सत्ता, लोकल अथॉरिटी, नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद, पोर्ट ट्रस्ट, ये सब क्या एक पर्सन है। फिर नेक्स्ट लास्ट, प्रत्येक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति, यानी क्या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, वो भी क्या आपकी एक पर्सन है। अब ये कौन सी है, कृत्रिम कानूनी व्यक्ति यानी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसके अंदर आपकी यूनिवर्सिटी आती है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, ये सब क्या एक व्यक्ति है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और कल हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम पर। कल बात करेंगे हम एग्रीकल्चर इनकम पर, और उसके बाद बात करेंगे कौन सी ऐसी इनकम है जिस पर टैक्स नहीं लगता। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और वीडियो पूरा देखिए। यदि कोई समस्या हो तो मुझे प्लीज़ कॉल बैक, मैं आपकी समस्या के लिए हूँ। जो भी कुछ आपकी समस्याएं हों वो समस्या आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे एक थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, और वो थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो वो है आपके लिए पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, अंशतः कृषि आय, जो कल के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप तैयार रहिए, मैं कंटिन्यू अब आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय, ओके।